नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक जो कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक एडिटोरियल के ऊपर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी धन शोधन एवं निवारण अधिनियम 2002। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुनाया गया है। लगभग 241 पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी, जिनका कंबाइंड डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, यानी अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर सरल शब्दों में कहें तो काले धन को सफेद करने का प्रयत्न करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। अब सर, ये अवैध रूप से कमाया हुआ धन कैसे आएगा? सर, भ्रष्टाचार से आएगा, खरीद फरोख्त से आएगा। इस तरह की कोई गतिविधि से कमाया हुआ धन मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। ये ऐसी कोई गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगी। तो अब हम जान लेते हैं पीएमएलए के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेक्शंस को संवैधानिक ठहराया है। उन सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन नंबर 3, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा उसको अपराधी माना जाएगा। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान देश से पैसे को विदेशों में भेजा जाता है, और ये सब गतिविधि के लिए इनमें कई लोग शामिल होते हैं, तो उन सभी लोगों को अक्यूज्ड माना जाएगा। तो अगला सेक्शन है सेक्शन 5, जिसमें बताया गया है कि अटैचमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अक्यूज्ड, यानी ईडी के डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर द्वारा अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को ईडी के साथ अटैच किया जा सकता है। पिटिशनर ने चैलेंज किया था कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना गलत है। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर कुछ सीमाएं लगाते हुए इस प्रावधान को भी उचित ठहराया है। अगला सेक्शन है सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। जनरली केसों में क्या होता है दोस्तों, प्रोसिक्यूशन को यह प्रूफ करना होता है कि अक्यूज ने अपराध किया है, परंतु इस अधिनियम में प्रावधान है कि अक्यूज्ड को खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की है। तो पिटिशनर ने इसको संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। संविधान का अनुच्छेद 14 हमें विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन के प्रावधान को भी उचित ठहराया है। अगला सेक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सेक्शन 50, जिसमें बताया गया है कि यह जब ईडी के द्वारा जांच करते समय अक्यूज से कोई स्टेटमेंट लिया जाए तो उस स्टेटमेंट को उसके खिलाफ कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो पिटिशनर ने इसको इस आधार पर चैलेंज किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 बताता है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ईडी जांच प्रक्रिया कर रही है तो उस दौरान उस व्यक्ति से लिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में उसके खिलाफ पेश किया जा सकता है, परंतु जब उस व्यक्ति को ऑफिशियल रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उससे कोई स्टेटमेंट लिया जाएगा तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। एक केस को इसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है।
इस एक्ट में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को यदि बेल लेनी है तो उसको डबल श्योरिटी देनी होती है कि ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया है और ना ही फ्यूचर में करूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस प्रावधान को खारिज कर दिया था, परंतु संसद द्वारा 2018 में मनी बिल के द्वारा इस अधिनियम में एक संशोधन किया और इस प्रावधान को बरकरार कर दिया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको 7 जजों की बेंच के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। तो हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग से देश के लिए क्या क्या खतरे हैं। तो आगे जो खतरे हैं वो देख लेते हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू, यानी सरकार को राजस्व की हानि होती है। दूसरा है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, यानी आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। मतलब बाजार में एकदम से इतना कैश फ्लो बढ़ जाए या कम हो जाए तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। अगला है डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश को हतोत्साहित करता है। इससे किसी भी देश की छवि खराब होती है। थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी देश की सुरक्षा को खतरा। मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए गए धन को कोई भी व्यक्ति टेरर फंडिंग यानी आतंकी वित्त पोषण के लिए यूज कर सकता है। तो अगला है थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, मतलब वर्तमान में चुनावी अभियानों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के धन को उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि लोकतंत्र की गरिमा को क्षति पहुंच रही है। तो गवर्नमेंट ने इसको बचाव के उपाय के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो पहला प्रावधान है मेरे दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तीसरा है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। चौथा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यानी भगोड़ा अधिनियम। तो सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सब अधिनियम बनाए हैं। अभी हम ईडी के बारे में जान लेते हैं। ईडी जो कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत 1 मई 1956 को किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह के टॉपिक आपके सामने आगे लेकर प्रस्तुत होता रहूं। दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।